नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम ओशियनोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को ऊंट की सहायता से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है, प्रशांत महासागर का पूर्वी मग्न तट संकरा है क्या? इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है क्योंकि इन्होंने सारे ही जो कथन है वो सही दे रखे हैं, उनको मिलान करना है। चलिए, प्रशांत महासागर का पूर्वी मग्न तट संकरा है, उसका कारण बताना है। किस कारण से है इन चार में से? ठीक है, क्या शीतजल के उद्वेलन के कारण से पूर्वी मग्न तट संकरा है, या सवैनीय वर्षा के कारण से संकरा है, या स्थानीय उच्चावच के कारण से, या फिर उच्च वाष्पीकरण से मैच खाता है? लाल सागर में दक्षिण से उत्तर की ओर लवणता बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है? पेरू बेसिन का तापमान अपेक्षाकृत कम है, उसका कारण क्या है? और विश्वतीय अंध महासागर, अटलांटिक महासागर की लवणता कम है, तो उसका क्या कारण? चलिए, फर्स्ट का देखिए, प्रशांत महासागर का पूर्वी मग्न तट संकरा है। तो वो क्यों संकरा है? क्योंकि वहां पर अभिसारी सीमा के कारण से। कैसी सीमा है? अभिसारी। और इस अभिसारी सीमा के कारण से ही वहां मग्न तट संकरा है। तो क्या कहेंगे हम? स्थानीय उच्चावच के कारण। अगला देखिए, लाल सागर में दक्षिण से उत्तर की ओर लवणता बढ़ती है। लाल सागर में लवणता कितनी है? प्रति हजार 37 से 41 प्रति हजार। लाल सागर में उत्तर की ओर जाने पर लवणता और भी अधिक बढ़ती है, जबकि लाल सागर का अरब सागर में खुलने वाला भाग है, उसके कारण से लवणता वहां कम है, जबकि ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती है। तो उसका कारण क्या है? उच्च वाष्पीकरण। क्योंकि बंद है और बंद का वाष्पीकरण ज्यादा होता है। पेरू बेसिन का तापमान अपेक्षाकृत कम है, तो इसका क्या कारण है? पेरू बेसिन के पास में शीत जल का उद्वेलन होता है। पेरू की ठंडी धारा शीत जल का से उद्वेलन के कारण से उत्पन्न होती है। कहने का आशय है कि ऊपर का जो महासागर का जल है वो चला जाता है कहाँ? पश्चिम की ओर, जबकि पेरू तट के ऊपर नीचे का सतह का ठंडा जल प्राप्त होता है। इस कारण से पेरू बेसिन का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। हो गया। अगला देखिए, विश्वतीय अंध महासागर की लवणता कम है। उसका कारण है कि वहां विश्वत रेखीय रीजन पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास संवहनीय वर्षा हो जाती है, और इस संवहनीय वर्षा होने के कारण से ही सतह पर ठंडा जल या सतह पर एक्स्ट्रा जो पानी है वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है, और इस कारण से वहां की सतह वो ठंडी हो जाती है अपेक्षाकृत दूसरे स्थानों से। और तापमान कम तो लवणता भी कम। ठीक है, वाष्पीकरण कम होता है। इसी कारण से विश्वतीय अंध महासागर, अटलांटिक महासागर के पास में लवणता कम पाई जाती है। हो गया क्लियर? चलो मैच कर लो अब इसको। प्रशांत महासागर, तो इस हिसाब से आना चाहिए 3 4 1 2। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तक चार्ल्स विविल थॉमसन ने लिखी? जानते हैं क्या आप विविल थॉमसन को? विविल थॉमसन कटक भी इन्हीं के नाम से जानी जाती है, चार्ल्स विविल थॉमसन के नाम से। तो इन्होंने कौन से बुक राइट की? द डेप्थ ऑफ द अर्थ, आवर मोबाइल अर्थ, द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो एक तो सिंपली हमें समझ में आ गया, डेप्थ डेप्थ से रिलेटेड है। बट इन्होंने द डेप्थ ऑफ ओशियन बुक राइट की है। आवर मोबाइल अर्थ, RA दिल्ली की बुक है। हो गया।
तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चार्ल्स वेबल थॉमसन ने बुक राइट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ल्स वेबल, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। चार्ल्स वेबल थॉमसन कौन थे? चैलेंजर अभियान के दौरान ये अपने चैलेंजर अभियान के अंदर जाते हैं और वेबल थॉमसन कटक का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है। ठीक है, ओशियंस में ये भारी खोजों के लिए जाने जाने वाला अभियान है चैलेंजर अभियान। 1875 में पोर्ट माउथ से स्टार्ट हुआ, कैप्टन जॉर्ज नरेस के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसके मुख्य जो वैज्ञानिक थे उनमें आता है वेबल थॉमसन। हो गया। तो इस यात्रा से ही आधुनिक समुद्रिक विज्ञान की नींव पड़ी थी। चार्ल्स वेबल थॉमसन लिखते हैं द डेप्थ ऑफ द सी 1873 में, समुद्री जीवन के बारे में और ओशन की गहराई के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हैं वेबल थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को कहते हैं, सपाट शिखर है जिनका, इस सपाट शिखर वाले समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एटॉल द्वीप, ऑप्शन बी गुयोट है, ऑप्शन सी गायर है, या ऑप्शन डी समुद्री महाखड़ या गार्च है। तो समुद्र के अंदर जो पर्वत पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? बड़ा ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। इसको हम क्या कहते हैं? सपाट शीर्ष वाले पर्वत को क्या कहते हैं? गुयोट कहते हैं, और यही इसका आंसर है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को कहते हैं गुयोट। हो गए। एटॉल द्वीप क्या होता है? अटोल द्वीप जो कि प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित होने वाले द्वीपों में से है, जबकि गायर का संबंध है वो महासागरीय धाराओं से है। जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के डायरेक्शन में ही धाराएं हैं वो मूव करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का गायर बनता है प्रति चक्रवात की दशा में, है ना, दक्षिणावर्त इस प्रकार से, और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से धाराओं का गायर बनता है। तो गायर का संबंध है जब हवाओं के डायरेक्शन में धाराएं, ओशन का पानी है वो मूव करता है तो उसे हम गायर कहते हैं, इसका रिलेशन है। और फोर्थ है समुद्री महाखड़ या गार्च। महाखड़ या गार्च वही डूबे हुए कैनियन होते हैं जो महासागर के ढाल पर पाए जाते हैं। गुयोट सपाट शिखर वाला पर्वत होता है इस तरह से। सी माउंट समुद्र में ज्वालामुखी पर्वत है जो सतह तक नहीं पहुंचता है, ओशन के अंदर ही रहता है, डूबा हुआ जो पर्वत होता है उसे हम सी माउंट कहते हैं। गुयोट किसे कहते हैं? सपाट शीर्ष वाले को गुयोट कह देते हैं। ट्रेंचेज क्या होती हैं? ओशन की सबसे डीपेस्ट पॉइंट होते हैं ये, जिसको हम ट्रेंचेज कहते हैं। महासागर की खाई जो कि दो अभिसारी सीमाओं के सहारे एक गर्त बनता है, एक खाई बनती है, उसे हम ट्रेंचेज कहते हैं। मिड ओशनिक रिज मध्य महासागरीय कटक से अभिप्राय है कि जहां प्लेटों का अपसारी किनारा होता है वहां पर रचनात्मक प्लेट का किनारा होता है, वहां ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए पदार्थ हैं वो जमा होते हैं, और इस प्रकार से एक रिज या कटक का निर्माण होता है जिसके कारण से महासागरीय तली का प्रसार होता है। अगला है एब्सल प्लेन। ये क्या होता है? गहरे समुद्र के अंदर समतल मैदानी हिस्सा होता है, उसे हम एब्सल प्लेन। क्वेश्चन 4 है, विश्व की अधिकतम लवणता मिलती है, कहाँ मिलेगी? सबसे पहला कि जहां टेम्परेचर ज्यादा रहेंगे, जहां वाष्पीकरण उच्च रहता है, जहां पर स्थल का भाग अधिक होता है और आंशिक बंद सागर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर अधिक वाष्पीकरण के कारण से लवणता उच्च पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? विश्व की अधिकतम लवणता मिलती है, कहाँ मिलती है? उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में मिलती है क्या? हाँ मिलती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? उच्च अक्षांशीय अर्ध परिबद्ध
सागरों में जो आंशिक बंद सागर हैं, जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए होते हैं, उच्च अक्षांशों में ऐसा होता है क्या। और अगला देखो, उपोष्ण आंशिक बंद सागर में और उष्ण कटिबंधीय सागरों में। तो आपको पता है कि उपोषण कटिबंध में वर्षा नहीं होती है, प्रति चक्रवातीय दशा होती है। वर्षा की कमी होने के कारण से यहाँ पर टेम्परेचर भी उच्च रहते हैं और साथ में वाष्पीकरण भी अधिक रहता है। इस कारण से यहाँ उपोषण कटिबंध में लवणता उच्च पाई जाती है। तो उपोषण कटिबंध में लवणता उच्च पाई जाएगी। बट अब ये देखते हैं कि दो ऑप्शन है हमारे सामने, एक उपोषण कटिबंध वाला सागर है और एक उपोषण कटिबंध का आंशिक बंद सागर है। तो जो बंद वाला सागर है उसमें वाष्पीकरण तेजी से होता है। जो खुला सागर है उसकी सीमा किसी दूसरे सागर से लगती है, तो पानी है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता रहता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। उपोषण कटिबंधीय आंशिक बंद सागर में विश्व की अधिकतम लवणता पाई जाती है। उपोषण कटिबंधीय बंद सागरों में ऐसा होता है, उपोषण सागर में उच्चतम लवणता है, बट बंद सागर में उससे भी ज्यादा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता उच्च है, लेकिन वो वार्षिक अगर हम वहां का कंपैरेटिवली अध्ययन करें तो, बट सबसे ज्यादा विश्व की लवणता है वो उपोषण कटिबंध में पाई जाती है। और उपोषण कटिबंध में भी बंद सागरों में लवणता उच्च पाई जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए, जितने भी उच्च लवणता वाले क्षेत्र है, जितना डेड सी है, ग्रेट वॉल लेक ऑफ टर्की है, या लाल सागर की हम बात करें, फारस की खाड़ी की बात करें, तो सभी जहां उच्च लवणता वाले क्षेत्र हैं वो सभी उपोषण कटिबंध में है और बंद सागर में अधिक उच्च लवणता पाई जाती है। ठीक है। वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अब वर्षा वाले क्षेत्र में तो मध्यम व कम लवणता का क्षेत्र रहता है। वर्षा की अधिकता हो जाती है जिस कारण से एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें मिल जाता है। और जैसे जहां पे नदियां प्रवाहित होती हैं, तो नदियों का पानी है वो अगर किसी झील में गिर रहा है तो वहां उस झील की लवणता है वो कम हो जाती है। वर्षा अगर हो रही है तो उस समय लवणता कम हो जाती है। किसी स्थान का टेम्परेचर अगर डाउन है तो वहां लवणता फिर न्यून ही पाई जाती है। क्वेश्चन 5, महाद्वीपीय मग्न ढालों की मुख्य विशेषता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल की क्या मुख्य विशेषता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय नितल का हम उच्चावच देखें तो दो फीचर बनते हैं, वो महाद्वीपीय बनते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल। ये महाद्वीप का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनके ऊपर ओशन का पानी है वो आता है। क्लियर। तो मग्न तट होते हैं वो महाद्वीप से सटे हुए उथले भाग होते हैं, और मग्न ढाल जो तीव्रता से है तो महाद्वीप का ही भाग, लेकिन ये पूर्णतः पानी में डूबा हुआ रहता है। और यहाँ पर क्या मेन विशेषता होती है मग्न ढाल की, तो यहाँ सागरीय निक्षेपों का जमाव रहता है। सागरीय निक्षेपों का जमाव यहाँ रहता है क्या, नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि स्लोप के सहारे मलबा है वो फिसल कर नीचे चला जाता है, और खड़े स्लोप के सहारे मलबा जमा नहीं होता है। अगला देखो, यहाँ तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां हैं। तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां है कि नहीं है उसको हम बाद में देखेंगे। अगला देखो, यहाँ खनिजों के विस्तृत भंडार पाए जाते हैं क्या। और अगला है, यहाँ मत्स्य उद्योग विकसित है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा। महासागरीय निक्षेप का यहाँ पर कमी पाई जाती है। यहाँ खनिजों के विस्तृत भंडार भी कहाँ से मिलेंगे, जब रॉक ही तो है, वो रॉक के सहारे वो मलबा ही इकट्ठा नहीं होगा, तो उस समय मिनरल्स जमा कहाँ होंगे। क्लियर। यहाँ मत्स्य उद्योग विकसित है, तो यहाँ मत्स्य उद्योग भी विकसित नहीं होता है। कारण है कि ये ज्यादा डीप वाला पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी मछलियों के लिए भोजन सामग्री है वो उपलब्ध नहीं होती है। और फिर ये क्षेत्र होता है, ये स्लोप वाला है, तो इसलिए यहाँ नहीं होता है। ये जितनी भी मछलियों का ग्रहण क्षेत्र है वो कहाँ है, मग्न मग्न तट पर पाई जाती है। खनिजों के विस्तृत भंडार भी मग्न तट पर ही पाए जाते हैं, ये मग्न तट की विशेषता है। महासागरीय निक्षेप का जमाव भी मग्न तट पर मिल सकता है और मैदान में मिलता है। हो गया। अब ये वाला सही है, यहाँ तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां पाई जाती है, क्योंकि इस स्लोप के सहारे
खड़ा स्लोप है और यहाँ से तीव्र कटाव होता है और इस कटाव के सहारे कैनियन बनते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ढाल मग्न, अच्छा मग्न ढाल का ढाल कितना रहता है, तो मग्न तट का ढाल कितना रहता है, 2 से लेकर के 3 डिग्री रहता है। 150 से 200 तक का क्षेत्र है वो किसमें होता है, मग्न तट में होता है। जबकि मग्न ढाल का औसतन ढाल 3 से 5 लगा लो या 4 डिग्री से 5 डिग्री तक का ढाल पाया जाता है। 3 डिग्री से लेकर के और 15 या 20 डिग्री तक का ढाल होता है। यहाँ 4 से 5 डिग्री और कुछ स्थानों पर ये ज्यादा अधिक गहरा भी हो सकता है। तो गहराई देखो इसकी 200 मीटर से लेकर के 3000 मीटर, 200 मीटर से 2000 मीटर या 3000 मीटर तक की डीप, जहां तक प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, इतना डीप है वो महासागरीय ढलान हो सकता है, महासागरीय ढाल होती है। सबमरीन कैनियन यहाँ पर पाए जाते हैं। अक्सर गहरी घाटियां और संकरी घाटियां स्लोप के सहारे कटाव के कारण से बनती हैं। तो यहाँ आई शेप की वैली बनती है जिसको हम कैनियन कहते हैं। निक्षेप की कमी पाई जाती है क्योंकि स्लोप के सहारे सेडिमेंट फिसल जाते हैं और जा करके फिर मैदान में जमा होते हैं। उद्योग यहाँ नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये इतने सारे स्लोप के सहारे आप तो कोई भी मत्स्य ग्रहण उद्योग या खनिज निष्कर्षण उद्योग नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आटाकामा ट्रेंच 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच में स्थित है या क्षेपण क्षेत्र है, सबडक्शन जोन है। कौन से प्लेट के बीच में सबडक्शन जोन है? आटाकामा ट्रेंच है कहां पे, पहले तो ये बताओ। पेरू डेजर्ट के पास, आटाकामा डेजर्ट के पास, प्रशांत महासागर में प्रशांत का पूर्वी तट और पेरू का पश्चिमी तट के सहारे ये ट्रेंच पाई जाती है, जहां अभी सारी सीमा मिलती है। पर वो अभी सारी सीमा या 2 प्लेटों का सबडक्शन जहां होता है, 2 प्लेट ऐसी कौन सी है जिसके कारण से आटाकामा ट्रेंच का निर्माण होता है। अब ये आटाकामा के नाम से भी आप जान सकते हैं और वैसे इसका नाम है पेरू, पेरू चिली गर्त, जो कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेंच। कोकोज व करेबियन प्लेट की, सुंडा या फिलीपींस प्लेट की, फिलीपींस व प्रशांत प्लेट की, यहाँ तो ये है ही नहीं मौजूद। नाजका व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से, तो कोकोज और करेबियन कहाँ है, मध्य अमेरिका के पास में, ठीक है। सुंडा व फिलीपींस कहाँ है, ये पश्चिमी प्रशांत। फिलीपींस व प्रशांत कहाँ है, पश्चिमी प्रशांत में। जबकि नाजका व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है वो पूर्वी प्रशांत में है। तो डी ऑप्शन आंसर रहेगा, नाजका व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। जब दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर गति कर रही होती है और नाजका प्लेट का मूवमेंट है वो दक्षिणी अमेरिका की तरफ होता है, तो यहाँ पेरू चिली ट्रेंच का निर्माण होता है, जो कि सबसे लंबी ट्रेंच है। हो गया, चलिए। नाजका व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का क्षेपण क्षेत्र है, सबडक्शन जोन है पेरू चिली या आटाकामा ट्रेंच। अच्छा, फिर कोकोज व करेबियन प्लेट, कोकोज व करेबियन प्लेट के दोनों के सबडक्शन के कारण से मिड अमेरिकी ट्रेंच का निर्माण होता है। सुंडा व फिलीपींस प्लेट के क्षेपण क्षेत्र से सुंडा ट्रेंच निर्मित होती है। फिलीपींस व प्रशांत प्लेट के क्षेपण क्षेत्र से मेरियाना ट्रेंच का निर्माण होता है। जबकि नाजका और दक्षिण अमेरिका से फिर आटाकामा ट्रेंच का निर्माण होता है। ये मैप में देख लो।
आटाकामा डेजर्ट, और ये आटाकामा डेजर्ट का कोस्टल एरिया, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और नाज़का प्लेट दोनों का क्षेपण क्षेत्र है। और इसी कारण से पेरू चिली ट्रेंच का निर्माण होता है। यहां से देख सकते हैं नाज़का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। निम्न में से कौन सी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में 20,000 से भी ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, तो मोस्टली जो द्वीप बने हैं वो प्रवाल से निर्मित हैं। जो सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां हैं वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। बट इनमें से कौन सी ऐसी है जो प्रशांत महासागर में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए क्वजलेन एटोल, ऑप्शन बी बिकनी एटोल, ऑप्शन 3 अरी एटोल और ऑप्शन डी रेगियो एटोल या रेगिरो एटोल। तो क्वेगेलन एटोल, बिकनी एटोल, तुबतुहा या रेगिरो एटोल ये सभी प्रशांत महासागर की हैं। और एरी एटोल जो कि प्रशांत महासागर में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। वही है क्वेगेलन, बिकनी, रेगिरो एटोल प्रशांत महासागर में, जबकि अरी है वो हिंद महासागर। विश्व के सभी महासागर का औसत सतही तापमान कितना है? विश्व के सभी महासागर का औसत सतही तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस? देखो एग्जामिनर कितना चतुर है। 777 जो आपने कभी याद किया होगा 7 से रिलेटेड, तो 7 है, 17 है, 27 है, 37 कितना है महासागर का औसतन सतही तापमान? तो महासागर का औसत तापमान, सतह का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दक्षिणी महासागर का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, कम है। जबकि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण से कम तापमान पाया जाता है। विश्व के सभी महासागर का औसत सतही तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान मुख्यतः 0 से 200 मीटर की गहराई के भीतर मापा जाता है। उसके बाद तीव्रता से घटता चला जाता है, जिसे हम थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं, और वो 372 940 मीटर तक का भाग है वो थर्मोक्लाइन लेयर कहलाता है। सबसे गर्म महासागर हिंद महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर गर्म है, और फिर प्रशांत महासागर उससे ठंडा महासागर। मतलब सबसे ज्यादा गर्म महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। और सबसे ठंडा वाला कौन सा है? आर्कटिक। ये कंप्लीटली फ्रिज महासागर है। थर्मोक्लाइन ताप में तीव्रता के साथ में गिरावट होती है। 200 मीटर से गहराई पे जाने पर ओशन के टेम्परेचर में गिरावट होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। निम्न में से किस महासागर में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता अधिक पाई जाती है? अभी तक हम लवणता के एक क्वेश्चन पहले करके आए हैं, उसमें हमने देखा भी था। बताओ कहाँ पाई जाती है? तो जो उपोष्ण कटिबंध का बंद सागर है या आंशिक बंद सागर है, उस
सागर के अंदर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाएगी? तो ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। बताओ किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा तो ग्रेट वॉल लेक ऑफ टर्की 330 प्रति हजार पाई जाती है। अस्साल लेक में भी पाई जाती है, 400 के आसपास में है। ठीक है, तो इनमें से काला सागर, लाल सागर, अरब सागर और मृत सागर में सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन डी डेड सी में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हम कंपैरिजन करें तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 30 प्रति हजार लवणता पाई जाती है, जबकि अरब सागर में 36 से 37 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। कंप्लीट महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। ठीक है, चलिए काला सागर जो यूरोप में स्थित है 18 से 22 डिग्री 18 से 22 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। लाल सागर में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती, जो कि सर्वाधिक है। फारस की खाड़ी, लाल सागर और काला सागर की कंपैरिजन करें, भूमध्य सागर की कंपैरिजन करें तो लाल सागर में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। अरब सागर में लवणता 36 से 37 प्रति हजार पाई जाती, जबकि बंगाल की खाड़ी में जबकि बंगाल की खाड़ी में 30 प्रति हजार पाई जाती। हुआ क्लियर? डेड सी जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, डेड सी यहाँ 340 से 350 लवणता पाई जाती है। ग्रेट वान लेक ऑफ टर्की जो सबसे ज्यादा लवणता रखती है, डेड सी, उसके बाद डेथ वैली, उसके बाद सांभर लेक 205 प्रति हजार लवणता रखती है, और उसके बाद में ये लाल सागर की, फिर उसके बाद फारस की खाड़ी की, फिर अरब सागर की, मध्य सागर की, बंगाल की खाड़ी की लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु क्यों रहती है? ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु क्यों रहती है? उसका कारण क्या है? सम जलवायु मीन्स वहां ना सर्दी ज्यादा पड़ती है ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसका कारण है लेब्राडोर धारा के कारण से। लेब्राडोर कैसी है? ठंडी धारा है। क्यूरोसियो गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम, सबसे पहले देखो लेब्राडोर है वो कोल्ड है, क्यूरोसियो है वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है। दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण तो ये वार्म है, लेकिन ये दक्षिणी अटलांटिक में है, लेकिन ब्रिटिश द्वीप समूह है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की तो आएगी नहीं, इसको तो पहले कट कर देते हैं, तो ऑप्शन डी तो आएगा ही नहीं। चलिए उसके बाद लेब्राडोर धारा के कारण से, तो लेब्राडोर तो ठंडी ही है और ये ऑलरेडी ठंड में स्थित है, तो लेब्राडोर धारा के कारण से तो ब्रिटिश द्वीप समूह और ब्रिटिश द्वीप समूह पर लेब्राडोर धारा जाती भी नहीं है। हो गया कट। फिर देखो क्यूरोसियो, तो क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की धारा है, ये भी कट हो गई। और ब्रिटिश द्वीप समूह के पास ये अटलांटिक ओशियन की धारा है गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, और इस वार्म करंट का टेलीग्राफिक पठार पर फैलकर बहने के कारण से ऊपर ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ इधर के साइड में गल्फ स्ट्रीम जब जाती है तो गर्म जलधारा के रूप में जाती है, और ये ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु को सुहाना बनाती है क्योंकि ये धारा गर्म है, और इस गर्म धारा के कारण से नॉर्वे के तट साल भर खुले रहते हैं, चाहे वहां पर सर्दी भी हो तो। ठीक है, तो ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु को सम बनाती है गल्फ स्ट्रीम, जो अलग अलग ब्रांचेज में फैल करके बहती है। गल्फ स्ट्रीम के कारण से, ये देख लो मैप आ गया है, गल्फ स्ट्रीम के कारण से आइसलैंड और इंग्लैंड वाला भाग ब्रिटिश ब्रिटिश द्वीप समूह तक के रीजन की जलवायु को गर्म बनाती है, सुहाना बनाती है, इसी कारण से यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की धारा है, ये एंटलीज की धारा, मेक्सिको की धारा, कैरेबियन धारा
जुड़ करके चलती है तो ये सम्मिलित रूप से गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल का प्रवाह है जिसमें ग्रीनलैंड और लैब्राडोर दोनों धाराएं जो कि कैसी हैं, ठंडी हैं, यहाँ न्यूफाउंडलैंड के तट पर आकर के इस गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, यहाँ मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। फिर बाद में गल्फ स्ट्रीम ऊपर की ओर जाती है क्योंकि यहाँ पछुआ पवन आ जाती है और पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण से पूरा टेलीग्राफिक पठार पर धारा जो कि गल्फ स्ट्रीम वाली है नॉर्वेजियन के रूप में, इर्मिंजर के रूप में, उत्तरी धारा के रूप में बहती है और ये गर्म जल धारा जो यहाँ के मौसम को सुहाना बनाती है। क्लियर? हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग कितनी है? हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है, जबकि औसत महासागर की गहराई कितनी है? औसत महासागरीय गहराई 3800 मीटर है। तो हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग कितनी है? 4000, 5000, 3000, 2000 मीटर। कितनी औसत गहराई है हिंद महासागर की? सबसे डीप महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। चार हजार मीटर हिंद महासागर की औसत गहराई है, जबकि प्रशांत महासागर की 4400 मीटर गहराई है, जबकि 3600 के आसपास अटलांटिक की है। हिंद महासागर की औसत गहराई है वो 4000 के आसपास है, लगभग 3900 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो हिंद महासागर की औसत गहराई 3963 मीटर है, जिसको लगभग हम 4000 मीटर मानते हैं। प्रशांत महासागर में 4400 या 4280 मीटर इसकी गहराई है। अटलांटिक महासागर की 3646 मीटर है, जबकि हिंद महासागर है वो 3963 मीटर है। इसका मतलब ये है कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, उसके बाद हिंद महासागर गहरा है और उसके बाद अटलांटिक महासागर। मृत सागर में लवणता अधिक है, क्यों है और उसका क्या कारण है? डेड सी में लवणता अत्यधिक है और अत्यधिक लवणता होने का मेन कारण क्या है? उच्च तापमान है, न्यून वर्षा है, स्थिर जल है या उच्चतम वाष्पीकरण की दर? फैक्टर तो सारे इसके हक में जा रहे हैं, लेकिन आप बताओ कि मृत सागर में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कौन सा है? उच्च तापमान है जिसके कारण से वाष्पीकरण अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होता है तो लवणता उच्च होती है। तो ये ऑप्शन रहा हमारे पास में, उच्च वाष्पीकरण की रेट। न्यून वर्षा होती है, यस। स्थिर जल है, ये भी ठीक है, बट सबसे ज्यादा लवणता किस कारण से? लवणता का वाष्पीकरण से सीधा संबंध है। वाष्पीकरण के साथ सीधा संबंध है लवणता का, और तापमान के साथ वाष्पीकरण का सीधा संबंध है। जिस स्थान के तापमान सर्वाधिक रहेंगे वहां की वाष्पीकरण उच्च होगा, वाष्पीकरण जहां उच्च होगा वहां लवणता उच्च रहेगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। उच्चतम वाष्पीकरण की रेट है जिस कारण से जल्दी जल्दी जल है वो भाप बनकर के उड़ जाता है और नमक ज्यादा रह जाता है, ये भूमध्य झील है। ठीक है, जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है, इसराइल के बीच में स्थित है ये। समुद्र तल से लगभग 430 मीटर
नीचे है और दुनिया की सबसे सबसे निचला स्थल है डेड सी। यहाँ पर तैरने वाला आदमी कभी डूबता नहीं है। उच्च वाष्पीकरण की दर है, इसलिए लवणता भी अधिक है। थर्मोक्लाइन लेयर महासागर की किस गहराई पर पाई जाती है? थर्मोक्लाइन तापमान का तेजी से डाउन होना थर्मोक्लाइन से संबंध है। जब महासागर की तली के अंदर हम जाते हैं तो धीरे धीरे गहराई बढ़ने के साथ साथ में ही टेम्परेचर है वो डाउन होते चले जाते हैं। जितना अधिक टेम्परेचर है वो लगभग 200 मीटर तक पाया जाता है, उसके बाद में नहीं पाया जाता है। तो थर्मोक्लाइन लेयर हम कौन सी लेयर को कहेंगे, उसकी गहराई कितनी है? तो 100 से 1000 मीटर नहीं, 100 को तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि 200 तक तो है ही टेम्परेचर अधिक। 1000 से 1500 मीटर नहीं, इतनी गहराई पर जाने पर नहीं। 100 से 200 मीटर ये तो बहुत थोड़ा मामला दे रखा है। 200 से 1000 मीटर ये सही बैठ रहा है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जबकि एग्जैक्ट आपको पता है 370 से लेकर के 940 मीटर की गहराई ये पूरा थर्मोक्लाइन लेयर मानी जाती है। अब आप इसको 500 से 1000 समझ सकते हो, आप इसको 200 से 1000 तक भी समझ सकते हो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना? ठीक है। थर्मोक्लाइन लेयर जहां तेजी से तापमान है वो कम हो जाते हैं महासागर के गहराई पर जाने पर। 200 से 1000 मीटर तक की गहराई जहां जल की एक परत होती है, यहाँ तापमान बहुत तेजी से गिरता है, घटता है। सतह की गर्म परत और गहराई की ठंडी परत के बीच में स्थित होता है ऐसा। और ऐसे क्षेत्रों पर महासागर में तापमान के आधार पर जल की परतों का विभाजन हम क्या किसके आधार पर? तापमान के आधार पर करते हैं। तापमान की लेयर्स बनाते हैं और 3 लेयर में विभाजित करते हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर जो कि सबसे गर्म पानी होता है, फिर थर्मोक्लाइन लेयर होती है और लास्ट वाली है जो स्थिर परत होती है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। थर्मोक्लाइन लेयर को हम 200 से 1000 मीटर तक जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित महासागरों को उनके आकार क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में लगाना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? बताइए, घटते क्रम में लगाना है, सबसे बड़ा पहले आएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक है। फिर कौन सा है? अटलांटिक है। फिर कौन सा है? इंडियन ओशियन है। उसके बाद कौन सा है? आर्कटिक है। या फिर यहां दे रखा है साउदर्न ओशियन। ठीक है, साउदर्न ओशियन। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब हम इसको कंप्लीटली ऐसे जोड़ेंगे तो ये प्रशांत महासागर बनेगा जो कि सबसे बड़ा है। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा है। नंबर 1 सबसे बड़ा, ठीक है। नंबर 2 अटलांटिक बड़ा। फिर नंबर 3 पे इंडियन ओशन बड़ा। फिर आर्कटिक कह सकते हो, फिर साउदर्न कह सकते हो, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग साउदर्न ही दे रखा है, तो 4th नंबर पे ये वाला। समुद्री कैनियन किस स्थल रूप की विशेषता मानी जाती है? समुद्री कैनियन, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये आई शेप की वैली होती है। जो वी शेप की वैली है, जैसे यू शेप की वैली है, वैसे ही गॉर्ज है, वैसे ही कैनियन है। प्रोसेस बनने का वही है, लेकिन इसकी प्रोसेस में जो स्पीड है पानी की वो ज्यादा होती है
और ज्यादा एनर्जी के कारण से कटाव अधिक हो जाता है, तो इस वैली को आप आई शेप वैली भी कह सकते हैं, कैनियन कह सकते हैं, महाखड़ या गार्ज भी कह सकते हैं। तो समुद्री कैनियन, समुद्र के अंदर भी कैनियन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं? मग्न तटों पर, मग्न ढाल पर, महासागरीय कटक पर या महासागरीय गर्तों पर। ये हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। समुद्री कैनियन कहाँ बनते हैं? मग्न ढाल पर बनते हैं। जो समुद्र का मग्न तट है, मग्न ढाल है, गहन सागरीय मैदान है और फिर ट्रेंचेज है, ये ओशन का फ्लोर बनता है। तो जहां महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, यहीं पर ये गहरी घाटियां पाई जाती हैं, मग्न ढाल पर। सही उत्तर दीजिए, क्या था सही उत्तर? मग्न ढाल पर। समुद्री कैनियन गहरे और संकरे होते हैं। यू शेप वैली हिमानी द्वारा बनती है, वी शेप वैली है वो रिवर के द्वारा बनती है, और ओशन के अंदर भी ये वैली बनती है तो महाद्वीपीय मग्न ढाल पर विकसित हो जाती है। सुब्रांस कैनियन बंगाल की खाड़ी में है। मोंटेरे कैनियन है वो कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में है। जबकि हडसन कैनियन दुनिया का सबसे डीपेस्ट जो कैनियन है, वो सबसे बड़ा कैनियन हडसन कैनियन है, अटलांटिक महासागर में है, न्यूयॉर्क तट के आसपास में। ओशन की तली देखें तो महाद्वीपीय भाग है। जो महाद्वीपीय भाग, ऐसा महाद्वीपीय भाग जहां तक ओशन का पानी आ जाता है, उसे महाद्वीपीय महाद्वीपीय ये कोस्टल प्लेन बनता है, कोस्टल तटीय मैदान बनता है। यहाँ पर कभी ओशन का पानी है वो तलछट जमा करने के लिए आ जाता है, ठीक है, अपने साथ में लाया उस को यहाँ जमा कर देता है, जिससे बीचेज बनते हैं, पुलीन बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, ये होता है शोर लाइन। तो शोर लाइन क्या होती है? जहां पर महासागरीय जल जहां तक प्रवेश करता है, और ये स्लोप वाला एरिया है, इस स्लोप वाले एरिया के सहारे यहाँ से तीव्र कटाव होता है और ये गहरी खाइयां बन जाती हैं। जहां से जो कटाव हुआ वो नीचे आकर के तली में जमा होता है, इसको क्या कहते हैं? एब्सलेन प्लेन कहते हैं, इसको मैदान कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पर ये बनता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला भाग महाद्वीपीय मग्न तट है, जहां ओशन का पानी आ जाता है, और वो किनारा है महाद्वीप का जिस पर पानी मौजूद रहता है ओशन का। कैनियन इसे ही हम कहते हैं, ठीक है, स्लोप पर बनता है। महासागर में धाराओं के कारण तापमान में असमान वृद्धि को क्या कहा जाता है? महासागर में धाराओं के कारण तापमान में असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? देखो, महासागर की ही धारा है और उस कारण से महासागर का तापमान है वो बढ़ जाता है, सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम मानसून में पढ़ते हैं, सीधा सा पढ़ते हैं, हम अल्नीनो इफेक्ट को पढ़ते हैं। अल्नीनो इफेक्ट के कारण से महासागर के धाराओं के कारण से असामान्य वृद्धि हो जाती है अल्नीनो के कारण से। अल्नीनो एक प्रोसेस है, ठीक है, वायुमंडलीय परिघटना है। इसमें क्या होता है कि सौर कलंकों की संख्या घटने या बढ़ने से अल्नीनो इफेक्ट जनरेट होता है, जिसमें सामान्य जो ओशन का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और इस अल्नीनो इफेक्ट का मेन कारण है साउदर्न ऑसिलेशन। अब साउदर्न जो ऑसिलेशन होता है उसमें दो प्रोसेस होती है, एक अल्नीनो की और एक लानीना की। लानीना प्रोसेस होती है जिसमें सामान्य से ज्यादा अधिक समुद्र में पानी है वो चलायमान रहता है, ऑसिलेशन हो जाता है। तो लानीना ये ठंडा चरण है, और अल्नीनो सामान्य से भी अधिक गर्म हो जाने को हम अल्नीना इफेक्ट कहते हैं। अल्नीनो एक गर्म जलधारा है, और ये जलवायु संबंधी असामान्यता है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट को गर्म कर देती है, जिस कारण से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र के सतही तापमान में असामान्य से ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और ये घटना 2 से 7 वर्षों के बीच में या 2 से 11 वर्षों के बीच में उत्पन्न हो जाती है, इसे हम अल नीनो इफेक्ट कहते हैं।
अब ये लो अल नीनो का नॉर्मल जो ईयर्स होते हैं और एक अल नीनो का ईयर्स होता है, तो उस समय क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मल ईयर्स में इस प्रकार से प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत का जल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे आकर के इकट्ठा होता है, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत गर्म जल धारा यहाँ पश्चिम की तरफ इकट्ठी होती है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में इकट्ठी होती है, और ये गर्म जल जब इकट्ठा होता है, इस कारण से ये जल हिंद महासागर में आ जाता है। ठीक है, अल नीनो इफेक्ट जब क्रिएट होता है तो इस समय ये उल्टी धारा बहने लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल नीनो। और अल नीनो एक गर्म जल धारा है जो पेरू तट की ओर वापस से मुड़कर चली जाती है। तो पेरू तट के पास जहां शीत जल का उद्वेलन हो रहा था, सतह पर ठंडा जल प्राप्त हो रहा था, वो बंद हो जाता है और यहाँ पर मत्स्य उद्योग है वो नष्ट हो जाते हैं। सामान्य से अधिक तापमान बढ़ जाता है, दशाएं बिल्कुल उलट जाती हैं। जहां डेजर्ट होता है वहां बारिश होती है, और जहां सामान्यतः बारिश हो रही थी वहां पर बारिश अब नहीं होती है। तो ये अल नीनो का इफेक्ट था। ठीक है, यहां तक ही करेंगे, बाकी की क्लास हम कल करते हैं। इसी के साथ ये है क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू।